बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज को एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। सो इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सेल। सो सोलर सेल में ना ज़्यादातर सिलिकॉन यूज़ होता है और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और पीरियोडिक टेबल में ये थर्ड पीरियड और 14th ग्रुप में आता है। सो इसका आंसर है ए, थर्ड पीरियड एंड 14th ग्रुप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल के केस में क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स की पहचान उनका डी ऑर्बिटल होता है जो कि एक प्रोसेस में कंप्लीट होता रहता है, इसलिए उनके वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना उसमें डी और एस ऑर्बिटल्स शामिल होते हैं। सो इसका आंसर है बी, ND1 NS2। सो थर्ड क्वेश्चन है व्हिच इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, यानी कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मेटल कौन सा है इन सब में से। सो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। बिकॉज अल्कलाई मेटल्स ग्रुप वन के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि इसे हम ना नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सो इसलिए सोडियम ना सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि a yellow solid element exists in allotropic form and which is also present in fossil fuels। यानी कि एक येलो सॉलिड एलिमेंट है जो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये फॉसिल फ्यूल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है सल्फर। अच्छा, सल्फर एक येलो कलर का सॉलिड होता है जो फॉसिल फ्यूल्स में पाया जाता है और इसकी ना डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं जैसे कि रोहोम्बिक और मोनोक्लिनिक। सो सल्फर ही वो एलिमेंट है। सो करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो करेक्ट आंसर है 3। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है और इसकी जो लास्ट शेल है ना उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए उसको मजीद 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। सो विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि इन सब में से कौन सा जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरीन ना पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिएक्टिव नॉन मेटल है। अच्छा, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और ये फ़ौरन इलेक्ट्रॉन ना हासिल कर लेते हैं। सो दैट्स वाई फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद व्हिच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इन सब में से कौन सा एलिमेंट ऐसे जिसका मेल्टिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। सो करेक्ट आंसर है ए, सोडियम। अच्छा, अल्कलाई मेटल में ना ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट ना कम होता रहता है, जैसे कि हम टॉप टू बॉटम आते हैं ना तो मेल्टिंग पॉइंट ना डिक्रीज होता है। अच्छा, दिए गए ऑप्शंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम में सोडियम सबसे ऊपर होता है। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what order does metallic character change in the second group। सो इसका करेक्ट आंसर है बी। अच्छा, ग्रुप में ना ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते रहते हैं और बेरियम सबसे ज़्यादा नीचे है और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा ऊपर। तो इसलिए बेरियम सबसे ज़्यादा मेटालिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक रेडियाई। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी ना इस केस में करेक्ट है। सो एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस कम होता है, नाइट्रोजन पहले आता है, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा छोटा होता है। सो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट हैविंग लेस वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सो इज लाइकली बिलोंग टू द ग्रुप वन। सो अल्कलाई मेटल का जो साइज़ है ना वो सबसे बड़ा होता है और इसलिए ना इनमें से ना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। सो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कम होती है और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी बहुत कम करता है। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी यहाँ पर लो होती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हमने कवर किया एमसीक्यूज को एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, why was atomic number chosen to arrange the elements in the periodic table, यानी atomic number को ही क्यों चूज किया गया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो मॉडर्न पीरियोडिक स्टेट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स।
सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के मुताबिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है। तो atomic number represent number of protons and determine electronic configuration। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, ये डिपेंड करती हैं अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड विच डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पर। तो इसलिए एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, यानी कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और इसलिए मेंडलीव टेबल के डिफेक्ट्स भी रिमूव हो गए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पीरियोडिक? सो पीरियोडिक मींस रिपीटिशन एट रेगुलर इंटरवल। पीरियोडिक का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होना। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बेस, तो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। तो ये जो रिपीटिशन है ना, इसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती है और ये जो रिपीटिशन है इसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज साइज ऑफ अ पीरियड इंक्रीज एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, तो जो साइज है ना पीरियड का वो इंक्रीज होता है डाउन द पीरियोडिक टेबल। तो हर न्यू पीरियड स्टार्ट होता है जब एक न्यू इलेक्ट्रॉन शेल से। ईच न्यू पीरियड स्टार्ट विद एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल, यानी हर एक नया पीरियड शुरू होता है एक नए इलेक्ट्रॉन शेल से। तो जैसे जैसे हम डाउन द टेबल मूव करते हैं ना, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं एंड इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। सो लेंथ ऑफ पीरियड इंक्रीज डाउन द टेबल, इसलिए लोअर पीरियड्स में ना एटम्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आए, तो इन अ ग्रुप द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि एक ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में क्यों होते हैं? तो ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना, ग्रुप के एलिमेंट्स की बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है। एलिमेंट्स इन द ग्रुप, सेम ग्रुप, हैव सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें। सो ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो दैट्स व्हाई ये सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए ग्रुप के एलिमेंट्स का ना बिहेवियर सिमिलर होता है, सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। उसके बाद हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम? अच्छा, सोडियम और कैल्शियम में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो सोडियम है ना, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और इसके पास ना जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं देगा ना। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ना लूज़ कर देता है और ये बहुत ईज़िली लूज़ कर देता है। सो दैट्स व्हाई इसकी आयनाइज़ेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। स्टेबल होने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब ईज़िली किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो सोडियम एक मेटल है, तो ये किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बना देता है, लाइक क्लोरीन। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम के पास ना 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसके जो आउटर शेल है ना, बाहर वाला शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है और वो एक स्टेबल स्टेट के अंदर है, यानी कि वो स्टेबल कंडीशन के अंदर है। तो अब जब किसी ऐसे एलिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें ना, जो कि अपनी स्टेबल कंडीशन के अंदर हो, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, आयनाइज़ेशन एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू द सोडियम उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो दैट्स व्हाई सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द कैल्शियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम एटॉमिक रेडियस इन द थर्ड पीरियड? थर्ड पीरियड के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस कौन से एलिमेंट्स का है? तो जैसे-जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं ना, एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं सोडियम एंड सोडियम टू क्लोरीन। तो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस सोडियम का होता है और मिनिमम एटॉमिक रेडियस क्लोरीन का होता है, यानी कि सोडियम का साइज़ बड़ा होता है और क्लोरीन का साइज़ छोटा होता है। नेक्स्ट
स्लाइड पे आएँ तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द 6 एंड 7 ग्रुप? यानी कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे वो 6 और 7 एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ना अपनी तरफ पुल करते हैं, यानी अपनी तरफ खींचते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट ना इंक्रीज होती है। सो ग्रुप 16 एंड 17 राइट साइड पे होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। इसलिए फ्लोरीन ना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट राइट इन अ पीरियड ग्रुप 16 एंड 17 ऑन द राइट साइड, एंड एटॉमिक साइज इनका छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो भी हाई होती है, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है मैग्नीशियम की वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द सेकंड। अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है किसी भी एलिमेंट की, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट। सो होता क्या है कि फर्स्ट आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एक मैग्नीशियम का एटम है जो कि न्यूट्रल है, यानी उसमें से अभी एक भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ, ना वो कैटायन है ना एनायन है, बिल्कुल न्यूट्रल है। तो अब इसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे ना तो कम एनर्जी यूज़ होगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट डिफ़िकल्ट होगा। क्यों डिफ़िकल्ट होगा? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ना ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना उनके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ होगी और फिर उसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। सो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, is it possible for two metals or two non-metals to form ionic bond? यानी कि दो मेटल ने या दो नॉन मेटल ने तो उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन सकता है। तो मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, उनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो स्टेबल होने के लिए वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ कर देते हैं। अब 2 मेटल है ना तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहते हैं और इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता। तो 2 नॉन मेटल है ना तो वो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ना गेन कर लेते हैं, और इनमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड है ना वो बनता ही मेटल और नॉन मेटल के दरमियान है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम एक मेटल है, अब इसने ना रिएक्ट किया किसी नॉन मेटल के साथ, लाइक किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट किया, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, और इन दोनों के दरमियान ना आयनिक बॉन्ड बना, एंड इन दोनों ने एक साल्ट बना दिया। तो जो आयनिक बॉन्ड है ना ये बनता ही मेटल और नॉन मेटल के दरमियान है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, which element has least ionization energy and which has highest electronegativity? यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किस एलिमेंट की होती है और सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है? तो आयनाइजेशन एनर्जी ना डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना तो आयनाइजेशन एनर्जी ना कम होती जाती है। ऑन ये द हेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो अक्रॉसेस द पीरियड बढ़ती रहती है, यानी कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में फ्रेंसियम की होती है, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स यहीं तक था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन को, डिस्क्रिप्टिव और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और फिर चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको इस कंप्लीट चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, किसी भी चीज़ में कोई इशू है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन को ज़रूर आंसर करूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।